सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आइए उसी के आधार पे हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो क्या है, जो फैक्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस का घोषणा पत्र क्या है? कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि फ्रांस का घोषणा पत्र क्या है। आइए शुरू करते हैं। फ्रांस का घोषणा पत्र 1789, ठीक है, इतिहास का वो पन्ना है जिसने पूरी दुनिया को आजादी और बराबरी का असली मतलब सिखाया था। ठीक है, तो फ्रांस का घोषणा पत्र इतिहास का वो पन्ना है 1789 में, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को आजादी और बराबरी का, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का असली मतलब सिखाया था। सॉरी, बात आती है अब कब और क्यों। यह कब और क्यों आया? 1789 में फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। वहां की जनता राजा के जो तानाशाह शासन से परेशान थी। जब जनता ने राजा की सत्ता हिला दी तब उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मानव एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसमें राजा जो था तानाशाह था, उसके शासन से जनता परेशान थी। जब जनता ने राजा की सत्ता हिला दी तब उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मानव एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। अब इस घोषणा पत्र की विशेषता क्या थी? पहली बात है जन्म से बराबरी। इसमें कहा गया कि सभी इंसान स्वतंत्र पैदा हुए हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। उस दौरे में राजा महाराजा खुद को सबसे ऊपर मानते थे। इस पत्र ने सबको बराबर कर दिया। ठीक है, तो फ्रांस का जो घोषणा पत्र जो था, ये क्रांति होने के बाद इसमें क्या कहा गया कि सभी बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और उस समय राजा को क्या मानते थे? राजा खुद को क्या मानते थे? सबसे ऊपर मानते थे। ये जो पत्र जो था, इस पत्र ने सबको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है, जन्म से बराबरी, यानी कि जो सभी इंसान पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पवित्र और प्राकृतिक अधिकार भाई, इसमें अधिकारों को पवित्र कहा गया। इसका मतलब है कि ये अधिकार किसी राजा ने दान में नहीं दिए, बल्कि ये प्रकृति ने हमें दिए और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आगे बात है असंक्रमणीय। इसका मतलब है कि अधिकार आपसे कभी अलग नहीं किए जा सकते, जैसे जीने का अधिकार, बोलने की आजादी और अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। तो ये बात फ्रांस के घोषणा पत्र में क्या थी? इसकी मुख्य बातें थी। कानून की नजर में सब एक है। कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब फ्रांस का जो घोषणा पत्र जो था, कौन से अधिकार शामिल थे? मानव सिविल अधिकारों की घोषणा। इसे मानव सिविल अधिकारों की घोषणा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये सब शामिल थे। क्या क्या शामिल थे? एक तो स्वतंत्रता, एक संपत्ति, एक सुरक्षा, ठीक है, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपनी मेहनत की कमाई रखने का अधिकार, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। ठीक है, अब इसका महत्व की बात करते हैं। आज भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी फ्रांस के घोषणा पत्र में छपी है। ठीक है, इसने दुनिया को संदेश दिया कि सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं हुई।
ठीक है, ये था फ्रांस का घोषणा पत्र। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को आप पूरी दुनिया की नियमों वाली किताब या एक ग्लोबल एग्रीमेंट समझ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र को आप पूरी दुनिया पर जो नियम जो लागू होते हैं उन नियमों की किताब या ग्लोबल एग्रीमेंट समझ सकते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के देशों ने सोचा कि अब आगे कभी ऐसा खूनी युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और उसे चलाने के लिए जो संविधान लिखा गया उसे ही क्या बोलते हैं, यूएन चार्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र को चलाने के लिए जो संविधान लिखा गया था उसे ही क्या बोलते हैं, यूएन चार्टर कहते हैं। आगे बात करते हैं, यह क्या है भैया। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिस पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने क्या किया, साइन किया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। यह बताता है कि यूएन कैसे काम करेगा। ठीक है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करेगा, देशों के आपस में क्या रिश्ते होंगे और शांति कैसे बनी रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव अधिकारों पर जोर। जैसे कि आपने उत्तर में लिखा कि किताब की सबसे बड़ी ताकत मानव अधिकार है। पहले है प्रस्तावना। चार्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि हम इंसान की गरिमा और उसके मूलभूत अधिकारों में अटूट विश्वास रखते हैं। कि इंसान की गरिमा और उसके मूलभूत अधिकारों में हम अटूट विश्वास रखते हैं। फिर है भेदभाव। बिना भेदभाव यह कहता है कि अधिकार सबको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या देश का हो। ठीक है, खास बात देखते हैं अनुच्छेद 55। ठीक है, यह यूएन की जिम्मेदारी, कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 55 है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का। यह यूएन संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी तय करता है कि वह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों और आजादी का सम्मान करवाएगा ताकि देशों के बीच शांति और दोस्ती बनी रहे। तो अनुच्छेद 55 जो है वो कहता है कि यूएन की जिम्मेदारी तय करता है कि वह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों और आजादी का क्या करवाएगा, सम्मान करवाएगा भाई, ताकि देशों के बीच शांति और दोस्ती बनी रहे। अब अनुच्छेद 56 क्या कहता है, ये तो 55 बोल रहा था, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, इसमें दुनिया के सभी देशों ने कसम खाई यानी कि संकल्प लिया कि वे अनुच्छेद 55 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूएन के साथ मिलकर काम करेंगे भी। और अनुच्छेद 55 क्या बोलता है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मानव अधिकारों और आजादी का सम्मान करवाया जाएगा सभी देशों द्वारा, ताकि शांति और दोस्ती बनी रहे। इसके मकसद क्या है। अब जो ये चार्टर जो था, ये चार्टर जो था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसका मकसद क्या है, शांति बनाए रखना, दुनिया में फिर से युद्ध न हो, मानव अधिकार, हर इंसान को इज्जत से जीने का हक मिले, दोस्ती, देशों के बीच अच्छे संबंध हो, विकास, गरीबी और अमीर जैसे समस्याओं को मिलकर खत्म करना भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब प्रश्न आता है हमारे सामने, मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा गठित आयोगों का उल्लेख कीजिए। कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा गठित जो आयोग है उनका उल्लेख कीजिए मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए। ठीक है, तो मानव अधिकारों के बचाव के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जो आयोग गठित किए गए हैं उनका उल्लेख पर बात ये पूछ रहा है।
हमारे देश को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय जैसे शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय होते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में शांति और इंसानों के हक की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक खास विभाग बनाया जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इंसानों के हक की रक्षा के लिए एक खास विभाग बनाया जिसे क्या कहते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। इस परिषद का काम सिर्फ भाषण देना नहीं है बल्कि जमीन पर काम करना है, इसलिए इसे अलग अलग विषयों के लिए स्पेशल कमेटी या आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, यह क्यों बना? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 68 कहती है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए। बस इसी नियम के तहत ये 7 प्रमुख आयोग बनाए गए। तो यूएन चार्टर की धारा 68, ठीक है, यह कहती है कि क्या कहती है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी टीम बनानी चाहिए। बस इसी नियम के तहत ये 7 प्रमुख आयोग बनाए गए। 7 प्रमुख आयोग क्या काम करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या काम करते हैं। पहला है मानव अधिकार आयोग। इसका सबसे बड़ा काम यह देखना है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान पर जुल्म न हो। ठीक है, तो मानव अधिकार आयोग का क्या काम है कि किसी इंसान पर दुनिया के किसी भी कोने में क्या नहीं हो, अत्याचार न हो। सांख्यिकी आयोग, दूसरा है सांख्यिकी आयोग। यह पूरी दुनिया का डाटा यानी कि आंकड़ा इकट्ठा करता है ताकि पता चले कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। ठीक है भाई, सांख्यिकी आयोग है। फिर है जनसंख्या आयोग। यह बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी समस्याओं जैसे भोजन घर पर रिसर्च करता है कि इन समस्याओं से कैसे समाधान किया जाए। फिर है सामाजिक विकास आयोग। इसका मकसद गरीबी दूर करना और समाज के कमजोर लोगों की मदद करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्त्री प्राशिस्ती आयोग। ठीक है, यह खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों, उनकी पढ़ाई और बराबरी के लिए काम करता है। ठीक है, फिर है नारकोटिक औषधि आयोग। यह दुनिया भर में नशीली दवाओं और ड्रग्स के अवैध कारोबार को रोकने के लिए नियम बनाता है। और 7वां है अपराध निवारण एवं दांडिक न्याय आयोग। यह अपराधों को कम करने और जेलों या सजा के नियमों को सुधारने का काम करता है। तो हमने देखे, पहला आयोग मानव अधिकार आयोग, सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक विकास आयोग, फिर है स्त्री प्राशिस्ती आयोग, नारकोटिक औषधि आयोग, अपराध निवारण एवं दांडिक न्याय आयोग। ठीक है भाई, अब इनके फायदे क्या हैं? ये 7 आयोग बनाए, इनके फायदे क्या हैं भाई यूएन द्वारा? ये आयोग दुनिया भर की सरकारों को सलाह देते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपने देश के कानून में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि आम जनता का जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका में विहित अधिकारों का उल्लेख कीजिए। यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका में विहित अधिकारों का उल्लेख कीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में। दुनिया का सबसे जरूरी दस्तावेज है ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसकी उद्देशिका की बात करें, उद्देशिका यानी इसकी प्रस्तावना वो नींव है जिस पर पूरी दुनिया के इंसानों का हक टिका होता है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना वो नींव है जिस पर पूरी दुनिया के इंसानों का हक टिका हुआ है।
4 बड़े सिद्धांत। प्रस्तावना कहती है कि दुनिया में शांति और न्याय तभी होगा जब ये 4 बातें मानी जाएंगी। कौन सी? एक तो स्वतंत्रता, हर इंसान आजाद पैदा हुआ। फिर है समानता, कानून और समाज की नजर में सब एक बराबर है। दूसरा है अविभेद, अभिभेद, किसी के साथ उसके धर्म, रंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा है बंधुत्व, हम सबको एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसकी उद्देशिका या प्रस्तावना वो नींव है जिस पर पूरी दुनिया के इंसानों का हक टिका हुआ है। 4 बड़े सिद्धांत है। प्रस्तावना कहती है कि शांति और न्याय तभी होगा जब ये 4 बातें मानी जाएंगी, स्वतंत्रता, समानता, अभिभेद और बंधुत्व। आगे बात करते हैं। 4 मुख्य अधिकार बताए। उद्देशिका में जिन अधिकारों की बात कही गई है उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया। व्यक्तिगत अधिकार, ये आपके खुद के शरीर और जीवन से जुड़े अधिकार हैं, जैसे जिंदा रहने का अधिकार, गुलामी से आजादी और किसी भी तरह की टॉर्चर यानी कि जुल्म से सुरक्षा। भाई तो यह व्यक्ति अधिकार। दूसरा विश्व समुदाय के संबंध में, इसका मतलब यह है कि एक इंसान का समाज और दुनिया के साथ क्या रिश्ता है। इसमें शामिल है कहीं भी आने जाने की आजादी, अपना घर बसाने का हक और अपनी राष्ट्रीयता रखने का अधिकार। ठीक है, आगे बात है नंबर 3 पे, राजनीतिक अधिकार। यह अधिकार आपको देश चलाने में हिस्सा लेने की ताकत देते हैं। ठीक है, जैसे अपनी बात कहने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने का हक और अपनी पसंद की सरकार को वोट देने का अधिकार। ठीक है, चौथा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। क्या है? यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है। काम करने का हक, पढ़ाई लिखाई का हक और अपनी संस्कृति या त्योहारों को मानने की आजादी। ठीक है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की उद्देशिका बस यही कहती है कि इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसे इज्जत, रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी बात कहने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को समझना बहुत आसान है। इसे आप दुनिया के हर इंसान का अधिकारों वाला आधार कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, फिर से वही प्रश्न आपके सामने, थोड़ा हटके। इसे क्या कह सकते हैं हम? दुनिया के हर इंसान का अधिकारों वाला आधार कार्ड। यह कैसे बना? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने देखा कि इंसानों पर कितने जुल्म हुए। तब 1946 में रूजवेल्ट जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी एलोनोर रूजवेल्ट। एलोनोर रूजवेल्ट थी 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने 2 साल तक मेहनत करके एक लिस्ट तैयार की, जिसे 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया ने अपना लिया। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था भैया? ठीक है, इसमें कुल जो 30 अनुच्छेद थे, ये 30 नए नियम बताते हैं कि एक इंसान को इज्जत से जीने के लिए क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1948 का जो ये
घोषणा पत्र जो था इसमें क्या थे, 30 अनुच्छेद थे जो क्या बताते हैं, हर इंसान को इज्जत के साथ जीने के लिए अलग अलग बात बताते हैं। पहले है बराबरी, सब आजाद पैदा हुए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। दूसरा है सुरक्षा, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तीसरा है कानून, पुलिस किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक अदालत दोषी न मान ले तब तक हर कोई बेगुनाह है। आजादी, कहीं भी घूमने, अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने, शादी करके परिवार बसाने की पूरी आजादी है। रोजी रोटी, सबको काम करने का हक है और समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सबका हक है और शुरुआती पढ़ाई तो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। ठीक है, भारत से इसका क्या कनेक्शन है भाई? तो जो घोषणा पत्र जो था, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इससे भारत का क्या कनेक्शन है? आपने बहुत सही बात लिखी है। यह घोषणा हमारे भारत के संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जैसी ही है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार है, वो सब कहीं ना कहीं इसी जो मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित है। ठीक है, इसकी ताकत क्या है? यह कोई कानून नहीं है जिसे तोड़ते ही जेल हो जाएगी, लेकिन यह एक नैतिक पैमाना है। दुनिया का कोई भी देश अगर अपने नागरिकों पर जुल्म करता है तो पूरी दुनिया उसे इसी सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा के पन्नों को दिखाकर शर्मिंदा करती है और सुधार करने को कहती है, क्योंकि सभी देशों ने इसके ऊपर साइन किए। न्यायाधीश थे लाटरपेट न्यायाधीश लाटरपेट ने इसे महान घटना इसलिए कहा क्योंकि पहली बार दुनिया ने मिलकर माना इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं, उसके पास कुछ ऐसी गरिमा और अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार या राजा छीन नहीं सकता। ठीक है, तो न्यायाधीश लाटरपेट ने इसे क्या माना? महान घटना माना। क्यों माना? क्योंकि दुनिया के सभी देश मिलकर इसको मान रहे थे। आगे बात करते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 में उपबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों की जो अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 में उपबंधित प्रावधानों पर क्या करना है? उल्लेख करना है। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 को देखते हैं हम। इसे आप मानव अधिकारों का दूसरा बड़ा कदम कह सकते हैं। 1948 में जो घोषणा हुई थी वह सिर्फ एक घोषणा थी, मतलब एक अच्छी सलाह थी, लेकिन 1966 में दुनिया के देशों ने इस पर करार किया भाई, ताकि इसे कानून रूप से लागू किया जा सके। ठीक है, तो 1966 में क्या कर दिया? करार कर दिया इन पे, ताकि इसको कानूनी रूप से लागू किया जा सके। ये देखते हैं यह क्या है भाई। तो ये क्या है? ये सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा कहते हैं भाई इसको। कब बना? 1966 में बना। लागू कब हुआ? 23 मार्च 1976 को लागू हुआ। यह देश के बीच एक ऐसा वाद है, यह देशों के बीच एक ऐसा वादा है कि वे अपने नागरिकों को राजनीति और समाज में जीने की पूरी आजादी देंगे। तो ये देशों के बीच में ऐसा वादा है कि वे अपने नागरिकों को राजनीति और समाज में जीने की पूरी आजादी देंगे। ठीक है, इसमें कौन से मुख्य अधिकार हैं भाई? 1966 वाली जो संविधा, इसमें कौन से मुख्य अधिकार हैं? पहला है जीवन और सुरक्षा, किसी की जान बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं ली जा सकती, हर इंसान को सुरक्षित रहने का हक है। बोलने की आजादी, आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं या अपने विचार शेयर कर सकते हैं।
विचारों की समानता भाई, हर किसी को अपने धर्म, विश्वास और सोच को मानने की पूरी आजादी है। कानून के सामने सब बराबर भाई, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम आदमी, कानून का जो डंडा है सबके लिए क्या है, बराबर है भाई। ठीक है, आगे है गुलामी पर रोक भाई, किसी को दास बनाकर नहीं रखा जा सकता और न ही किसी से जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है। जुल्म से सुरक्षा, पुलिस या सरकार किसी को भी अमानवीय या क्रूर सजा नहीं दे सकता। इसका फायदा क्या है, तो 1948 में जो घोषणा जो हुई थी सिर्फ एक कागज था, लेकिन यह 1966 में जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है भाई, जो देश इस पर साइन करता है उसे अपने देश के कानून बदलकर ये अधिकार जनता को देने ही पड़ते हैं भाई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंटरनेशनल लेवल पर उस पर दबाव बनाया जा सकता है भाई। ठीक है, तो 1966 की संविधान में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सभी देशों के बीच में, जो देश साइन करता है उसे अपनी जनता को ये अधिकार देनी पड़ते हैं। सिविल और राजनीतिक का मतलब क्या है? सिविल जो आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे शादी करना, घर बसाना, धर्म मानना, और राजनीतिक जो देश को चलाने से जुड़े हैं, जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना, गठन करना, संगठन बनाना भाई, संगठन बनाना। यह 1966 वाला करार वो चाबी है जिसने दुनिया भर के लोगों को सरकार की तानाशाही से बचाकर उन्हें आजाद नागरिक बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो क्या है, वो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संविधान 1966। ये तो थी हमारे पास सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संविधान 1966। ठीक है, सिविल के मामले हमने बताए यहाँ पे, सिविल में जो अपनी निजी जिंदगी है, और राजनीतिक में जो देश को चलाने के लिए जुड़े हुए हैं, चलाने के मुद्दे। अब बात आती है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर संविधान 1966 में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया। यह वाला करार पेट और सम्मान की बात करता है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक आ गया और सम्मान यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक आ गया। यह कहता है कि आजादी तब पूरी है जब तक इंसान के पास काम, रोटी और अच्छी सेहत न हो। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो संविधान जो है, जो करार जो है, वो बोलता है कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक इंसान के पास काम, रोटी और अच्छी सेहत न हो। यह क्या है भाई, इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर संविधान 1966 कहते हैं। मंजूरी कब मिली? 1966 में, और लागू कब हुई? 3 जनवरी 1976 में। और ये वाली 23 मार्च 1976 में लागू हुई थी, और ये 3 जनवरी 1976 में। ठीक है, यह देशों को मजबूर करता है कि वे अपने नागरिकों के लिए केवल नियम न बनाएं, बल्कि उनकी सुख सुविधाओं का भी क्या करें, इंतजाम करें। किसकी सुख सुविधा? नागरिकों की सुख सुविधा। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब है कि हर समाज को यह हक है कि वह खुद तय करे कि उसे अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे करना है। कोई बाहरी देश उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता भाई। ठीक है, समुचित जीवन यापन, सरकार की जिम्मेदारी है कि इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान मिले, उसे भूख से बचाने के लिए खाने का इंतजाम और रहने के लिए घर मिलना चाहिए। ठीक है,
आगे बात करते हैं। यह 1966 वाली जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रश्न विधा उनमें ये मुख्य विशेषताएं हैं। अगला, काम की न्यायोचित दशाएं। भाई सिर्फ काम मिलना काफी नहीं है, काम ऐसा ही जगह हो जहां जान का खतरा न हो, मजदूरी सही मिले और आराम के लिए छुट्टी भी मिले। बात आ जाती है स्वास्थ्य की। हर इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का हक है। बीमार होने पर उसे इलाज और दवाइयां मिलनी चाहिए। भाई बात आती है अब शिक्षा की। सबको पढ़ाई का मौका मिले। प्राइमरी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए ताकि कोई भी अनपढ़ न रहे। सांस्कृतिक अधिकारों का क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। सरकार किसी पर भी खास कल्चर जबरदस्ती नहीं लाद सकती। यह 1966 वाला करार सरकारों को याद दिलाता कि इंसान सिर्फ भाषण से ही नहीं जीता, उसे पेट भरने के लिए काम, शरीर के लिए इलाज और दिमाग के लिए शिक्षा भी चाहिए। ठीक है, तो यह जो 1966 की थी सामाजिक आर्थिक जो प्रश्न विधा जो थी, सांस्कृतिक प्रश्न विधा, उसके बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं। यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम की विस्तार से विवेचना कीजिए, यानी कि यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम के बारे में बताइए। तो यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय यानी कि मानव अधिकारों के इतिहास का सबसे पावरफुल और कामयाब समझौता माना जाता है। ठीक है, यूरोप के देशों ने मिलकर सोचा कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा कानून बनाना होगा जिसे हर देश को मानना पड़े। इसी सोच से 1950 में यह समझौता हुआ। ठीक है, यह क्या है? इसे यूरोपीय अभिसमय कहते हैं। कब बना? 4 नवंबर 1950 को। कब लागू हुआ? 3 सितंबर 1953। खास बात क्या थी बीच में? यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय। इसमें खास बात यह दुनिया का पहला ऐसा समझौता था जिसने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल कोर्ट, यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय बनाया था। तो पहला ऐसा समझौता था जिसने मानव अधिकारों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट बनाया था। यानी अगर कोई देश अपने नागरिक का हक छीनता है तो नागरिक उस देश के खिलाफ सीधे इस कोर्ट में जा सकता था। ठीक है, इसमें कौन से मुख्य अधिकार हैं? यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम में कौन से मुख्य अधिकार है? जिंदा रहने और आजादी का अधिकार, जीने का अधिकार, गिरफ्तारी से सुरक्षा और निष्पक्ष सुनाई का हक है। पहला पॉइंट। दूसरा है जुल्म के खिलाफ, गुलामी, बेगार और अमानवीय व्यवहार पर पूरी तरह से रोक है भाई इसमें। निजी और सामाजिक आजादी, अपनी मर्जी से शादी करना, परिवार बसाना, घर की प्राइवेसी बनाए रखना और अपनी संपत्ति रखने का हक है भाई इसमें। सोच और लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपनी पसंद का धर्म मानना, शांति से मीटिंग करना और गुप्त मतदान के जरिए अपनी सरकार चुनना, ये भी इसमें अधिकार दिए हुए हैं। कुछ प्रो लेवल फैक्ट हैं। बूथ लक्षी प्रभाव, इसका मतलब है कि सरकार आज कानून बनाकर आपको उस काम के लिए सजा नहीं दे सकती जो आपने कल किया था, जब वो अपराध नहीं था। तो ये क्या है? प्रो लेवल फैक्ट है। ये बात भी इसमें कही गई है यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम। तो जिस समय वो अपराध हुआ था, अगर उस समय वो कानून नहीं था तो आपको सजा नहीं। मृत्युदंड की समाप्ति, यूरोप के ज्यादातर देशों ने इस समझौते के तहत फांसी की सजा को खत्म कर दिया था। पुनरावलोकन, अगर किसी को सजा हो गई तो उसे ऊपर की अदालत में अपनी बात रखने का क्या है? हक है भाई। यह बात भी यूरोपीय
मानव अधिकार अधिनियम में कही गई है। यह दुनिया के बाकी समझौतों से अलग क्यों हुआ भाई? बाकी समझौतों से अलग कैसे है? बाकी समझौते जैसे यूएन वाले सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन यूरोपीय अभिसमय अधिनियम सजा भी दे सकता है। अगर यूरोप का कोई भी देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली इस कानून को तोड़ता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है या अपना कानून बदलना पड़ सकता है। तो ये जो है ये सजा भी देता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव अधिकारों पर अमेरिकी अधिनियम अभिसमय को विस्तार से। अब अमेरिका ने क्या क्या बनाया है इसके ऊपर, मानव अधिकारों पर? मानव अधिकारों पर अमेरिका अभिसमय भाई को समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे यूरोप के देशों ने अपना नियम बनाया, वैसे ही अमेरिका महाद्वीप के देशों ने मिलकर यह समझौता किया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मानव अधिकारों पर अमेरिकी नियम। यह कब और कैसे बना? 1948 3 स्टेप में बना था। सबसे पहले एक घोषणा हुई जिसमें अधिकारों के साथ साथ इंसान के कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया। क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या कर्तव्य होंगे उस पर जोर दिया गया। फिर 1959 एक आयोग बनाया गया जो मानव अधिकारों की जांच पड़ताल करता था। ठीक है, फिर 1969 आखिरकार कोस्टारिका के सैन जोस आखिरकार 1969 में कोस्टारिका के सैन जोस शहर में यह एक समझौता हुआ, इसीलिए इसे फैक्ट ऑफ सैन जोस भी कहते हैं। तो 1969 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ सैन जोस शहर में, इसे ही क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट ऑफ सैन जोस। यह 1978 से पूरी तरह से लागू हुआ। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी प्रस्तावना जो है एक बहुत ही गहरी बात कहती है भाई। क्या कहती है भाई? अमेरिका वाले नियमों की, इंसान को अधिकार इसलिए नहीं मिलते कि वह किसी देश का नागरिक है जैसे अमेरिका या ब्राजीलियन, बल्कि उसे अधिकार इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह एक इंसान है। ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अगर देश का नागरिक है किसी का, तो देश के नागरिक के आधार पर उसको अधिकार नहीं मिलते, वो एक इंसान है इसलिए उसको अधिकार मिलते। इसका मतलब है कि आपके हक आपकी इंसानियत से जुड़े हैं, किसी पासपोर्ट से नहीं। आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल था भाई अमेरिकी अधिनियम में? दो मुख्य हिस्सों में बांटा भाई, सिविल और राजनीतिक अधिकार। इसमें वही बुनियादी हक हैं जो हमने पहले भी पढ़े, जीने का अधिकार, जेल में अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, बोलने की आजादी और निष्पक्ष सुनाई का। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। 1988 में इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया जिसे सैन सल्वाडोर नयाचार कहते हैं। ठीक है, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जरूरी हकों को शामिल किया गया। 1988 में एक नया चैप्टर जोड़ दिया था इसमें, किसमें? मानव अधिकारों पर अमेरिकी अधिनियम अभिसमय। ठीक है, तो 1988 में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जिसे सैन सल्वाडोर नवाचार कहते हैं। यह काम कैसे करता है? तो दो पहरेदार बनाए भाई इसमें। अंतर अमेरिकी मानव अधिकार आयोग जो शिकायतों की जांच करता है भाई। दूसरा बनाया अंतर अमेरिकी मानव अधिकार न्यायालय, जहां देशों के खिलाफ केस चलाए जाते हैं। तो दो बनाए, एक तो अंतर अमेरिकी मानव अधिकार आयोग जो शिकायतों की क्या करता है, जांच करता है।
एक था अंतर अमेरिकी मानव अधिकार न्यायालय, जहां देशों के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। अमेरिकी अभी समय सिर्फ अमेरिका के देश जैसे मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें अपनी जनता पर जुल्म न करें, और अगर करें तो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं मानव अधिकार पर प्रकाश डालें। भाई दोनों आमने सामने कर दिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकार के रिश्तों को समझना बहुत आसान है। ठीक है, इसे आप दुनिया के देशों के बीच हुआ पहला और सबसे बड़ा वादा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? दुनिया के देशों के बीच हुआ पहला और सबसे बड़ा वादा कह सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया के देशों ने कसम खाई कि अब इंसानों पर जुर्म नहीं होने देंगे। इसी वादे को जिस किताब में लिखा गया उसे क्या बोलते हैं भाई? संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहते हैं। यह क्या है भाई? यह रूल बुक है, नियम बुक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि दुनिया में शांति तभी रहेगी जब हर इंसान के हक सुरक्षित रहेंगे। 1945 में जब यह बना तो यह मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला एक बड़ा दस्तावेज बना। ठीक है, मुख्य अनुच्छेदों की बात करते हैं हम इसकी। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 का उपअनुच्छेद 3 बिना भेदभाव के हक। यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का काम है कि वह जाति, भाषा, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको बराबरी का क्या दे? हक दे। ठीक है भाई। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? सम्मान और पालन भाई। यह संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदारी देता है कि वह दुनिया भर में मानव अधिकारों का आदर करवाए। इसका मकसद है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरना और उन्हें आजादी दिलाना है। ठीक है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है? देशों का वादा। इसमें दुनिया के सभी देशों ने संकल्प लिया कि वे अनुच्छेद 55 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूएन के साथ मिलकर काम करेंगे। कि सभी देशों में मानव अधिकारों को आदर दिलवाया जाएगा। आगे बात करते हैं, यह अनुच्छेद 55 में लिखा है। काम करने वाली टीम। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं था, इसलिए चार्टर ने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को बहुत पावर दी। अनुच्छेद 62 यह परिषद को हक देता है कि मानव अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए सरकारों को सलाह दे सके। ठीक है, अनुच्छेद 68 यह परिषद को आदेश देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अलग अलग आयोग बनाए, जैसे मानव अधिकार आयोग। ठीक है, परन्यासी प्रणाली क्या है भाई? परन्यासी प्रणाली, चार्टर में यह भी कहा गया है कि जो इलाके अभी आजाद नहीं है या जिसे दूसरे देश की देखरेख में है, वहां भी मानव अधिकारों को लागू करना उस देश की जिम्मेदारी होगी जो वहां शासन देख रहा है। ठीक है, तो परन्यासी प्रणाली की बात है। इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? पहले माना जाता था कि एक देश अपने नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार करे। ठीक है, पहले ये माना जाता कि एक देश जो अपने नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार करे, दुनिया को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने इस सोच को बदल दिया। इसने साफ कर दिया कि अपने नागरिकों के साथ इंसानियत से पेश आना हर देश की कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये जो थे मानव अधिकार के ऊपर हमने फैक्ट देखे, चार्टर के बारे में हमने बात की, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, फ्रांस जो क्रांति थी उसके बारे में हमने बात की, अमेरिकी नियम देखे हमने, यूरोपीय नियम देखे। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
धन्यवाद।